जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं गौर से सुनिएगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन को लेकर जी हाँ दोस्तों 22 मई को एक लेटर निकला है जिसमें सेक्रेटरी जी हाँ दोस्तों डिप्टी सेक्रेटरी की वैकेंसी और डायरेक्टर की वैकेंसी के लिए बात कही जा रही है। जो लेवल 12 और लेवल 13 के अधिकारी होंगे यानी कमिटी का ही एक पार्ट हो गए। इससे पहले 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर निकला था जिसमें 35 स्टाफ डिप्यूटेशन बेसिस पर लेने की बात कही गई थी। उस सर्कुलर में लिखा हुआ था कि 5 साल का एपीआर अच्छा होना चाहिए, विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए। आपको बता दें 8वां पे कमीशन के जोर शोर पर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात सिर्फ ये है कि उनका पद का अनाउंसमेंट, नाम का अनाउंसमेंट होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जल्द सरकार करने जा रही है 8वां पे कमीशन के चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट और शायद स्टाफ का भी अनाउंसमेंट। जी हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 का लेटर आप देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ था 35 पोस्ट के लिए डिप्यूटेशन बेसिस पर मांगा गया है। और वो स्टाफ होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे जो पूरा डाटा कलेक्ट करके एक जगह फॉर्म करेंगे। कमेटी का फॉर्म बनेगा, कमेटी बनने के बाद वो पूरा डाटा एनालिसिस किया जाएगा, फिर सिफारिश के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। और अभी 22 तारीख को सोच सकते 22 मई को एक और सर्कुलर निकला है जिसमें 4 पोस्ट के लिए निकला है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के वैकेंसी डिप्यूटेशन बेसिस पे निकाला जा रहा है। और उसको फिलअप करने का डेट भी दिया गया है कि 10 जून तक, 10 जून तक लास्ट डेट है सबमिशन का। तो इस तरह से सरकार भी इस पे बहुत तेजी से लगी हुई है और टर्म ऑफ रेफरेंस स्टाफ साइड और संगठन के द्वारा भेजा जा चुका है। सरकार इसको कितना जल्द लागू करती है देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग हम लागू कर देंगे। अब अभी देखिए आधा साल तो बीत चुका है। आप खुद सोचिए 2025 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा और समय काफी कम बचा हुआ है, लगभग 6 महीना तो गया। आप सोच लीजिए अभी चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इससे पहले एक खबर आई थी कि 200 दिन में 8वां पे कमीशन बनाकर रेडी कर देगी सरकार। तो आप खुद सोचिए, पिछला इतिहास आप देखिए, पिछला इतिहास बताता है कि कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाता है 8वां पे कमीशन या कोई भी पे कमीशन बनने में। तो अगर अभी से 1.5 साल जोड़ेंगे तो आपको ये 25 का आधा साल और 26 का पूरा, लगभग 27 में फिर 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो इस तरह से अगर 1.5 साल जोड़ते हैं तो, और ये चुनाव का समय है, दिल्ली के चुनाव के समय में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था, आपको पता होगा, याद होगा। लेकिन अभी तक चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और लेटर अभी देखिए 22 मई को ही निकाला गया, एकदम लेटेस्ट लेटर है जिसमें 4 पोस्ट के वैकेंसी के बारे में बात हो रही है, जहां पर डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के फिलअप किए जाएंगे। तो आप टोटल जो एक कमेटी गठन करने जा रही है, टोटल 40 सदस्यों का हो सकता है, क्योंकि 35 पोस्ट पहले 17 अप्रैल का जो आप सर्कुलर लेटर आपको हम दिखाएं उसका, और आज 22 मई का जो सर्कुलर आया है 4 पोस्ट का, वो टोटल हो गया 39 पोस्ट। और एक चेयरमैन, सोच लीजिए कोई एक चेयरमैन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वही होंगे लेकिन हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि टोटल 40 का एक कमेटी बनेगा और फिर पूरा एक 8वां पे कमीशन का फॉर्म तैयार करेंगे सब मिलकर, और उसके बाद डेटा कलेक्शन सारा करके फॉर्म तैयार करके सरकार के पास सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। और सरकार उसके ऊपर या तो सरकार लागू भी कर देती है या फिर उसको कुछ कटलमेंट भी करती है। ये डिपेंड करती है सरकार के सोच के ऊपर, सरकार के आर्थिक स्थिति के ऊपर, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारियों को कितना देना चाहती है। और एक बात तो तय हो चुका है कि सरकारी कर्मचारी के पॉकेट खाली है, और पॉकेट जिस आदमी का खाली होता है उसका परचेजिंग पावर 0 हो जाता है। तो अगर सरकारी कर्मचारी का परचेजिंग पावर 0 हो गया, मतलब देश का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होगी, अर्थचक्र चलेगा नहीं। वो अलग बात है कि अभी 4th लार्जेस्ट, बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया भारत, यानी पूरे वर्ल्ड में 4था सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति वाला देश बन गया है भारत। जापान को पीछे छोड़ दिया है, यानी 4था नंबर पर आ गया है, और 2028 तक बताया जा रहा है कि 3रा नंबर पर आ जाएगा। तो जो
आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस देश की स्थिति चौथी पोजीशन पर हो वो अपने देश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ना दे, इसका क्या लाभ फिर। तो इसलिए सोचिए, जो देश को मजबूती प्रदान करते हैं, देश का कान आँख नाक मुंह सब कुछ सरकारी कर्मचारी होता है, और उसे ही महरूम कर दिया जाए पुरानी पेंशन से, तो सोचिए कैसे चलेगा देश। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मोदी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि देश के कर्मचारियों को सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि ये आपका टैलेंटेड लोग हैं, समाज से चूज किए हुए लोग रहते हैं इसमें। और दूसरी बात, अगर सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने में लेट भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन दे दीजिए, क्योंकि अपने सर्वोच्च बलिदान वो देते हैं, शहीदी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन सबसे पहले उनको मिलना चाहिए। अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सबसे आगे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स ही थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान थे। तो आप सोच लीजिए, सीएपीएफ के जितने भी लोग उसमें आते हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, असम राइफल्स है, इंडियन तिब्बतियन जो बटालियन फोर्स होता है, वो लोग सारे लोग सबसे पहले अगर कोई हकदार है पुरानी पेंशन पाने का तो वो है अर्धसैनिक बल। और अभी 8वां पे कमीशन पर आपके बारे में पूरा डिटेल बता रहे हैं। 8वां पे कमीशन भी इस पर पूरी तरह से सरकार लगी हुई है। टर्म ऑफ रेफरेंस जो बहुत जल्द फाइनल होने वाला है, और चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार सर्कुलर पे सर्कुलर आते जा रहा है, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी 22 मई का सर्कुलर भी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। इससे पहले 17 अप्रैल का भी लेटर आपको दिखा देंगे, 35 पोस्ट का, और ये 4 पोस्ट का, टोटल 39 पोस्ट का तो सर्कुलर निकल चुका है, डिप्यूटेशन बेसिस पर ही होगा, लेकिन ये कमिटी बनेगा और ये पूरा डेटा कलेक्शन करेगा, डाटा कलेक्शन करके सरकार के पास जाएगा। अब बात आती है कि इसको करने में कितना समय लगेगा। देखिए, डिपार्टमेंट सरकार के पास और भी कामें होती है, 72 डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट को एक जगह डाटा कलेक्ट करना, विदेशों से भी कंपेयर करना पेंशन। आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले हम छोटा सा वीडियो एक डाले थे, उसमें साफ था कि कुछ ऐसे भी देश है जहां पर 100% से भी ज़्यादा पेंशन दिया जा रहा है। नीदरलैंड हो गए, बहुत सारा देश था, नॉर्वे था। तो आप सोचिए, वो देश हमसे गरीब है और वो अपने कर्मचारी को पुरानी पेंशन दे रहा है, वो भी 100%, और हमारे यहाँ 50% पेंशन देने में देख लिए हालत खराब है सरकार की। सरकार आज चौथी अर्थव्यवस्था पर जा बैठी है। तो सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब देश में अकाल था, जब देश किसी पोजीशन पर अर्थव्यवस्था में नहीं था, अमेरिका से लाल गेहूं मंगाकर खाता था, तब अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देता था। और आज जब चौथी अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनने जा रहे हैं आप, और बन गए हैं, कांग्रेचुलेसन, तब अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। इसीलिए देश के साथ अन्याय नहीं कीजिए। सबसे पहले अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करिए, उसके बाद देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करिए। इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन सरकार, आप देखिए कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल है, और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दबाव बना रही हैं कि तुम यूपीएस ले लो, तब हमें तुम्हें ऋण में छूट देंगे। आप बताइए, इस तरह से आप ब्लैकमेल किसी मुख्यमंत्री को कैसे कर सकते हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री अपने राज्य में पुरानी पेंशन के बदौलत आया है, और उसे आप कहते हैं कि यूपीएस ले लो। आप खुद सोचिए इस बारे में। किसी का गला नहीं काटा जाए, ऐसा देश बनाइए आप, लोकतांत्रिक देश बनाइए आप तानाशाही देश मत बनाइए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अभी विजय बंधु का एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है, जन क्रांति, आप उसे मेरे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, चाहे तो विजय बंधु के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी न्यूज आएगा सबसे पहले द रियल फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करेगा और लेकर आएगा। ओपीएस की आवाज़ है द रियल फैक्ट्स, आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।